ना जी। कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए सेल क्या मायने रखता है कि सर ये सेल उसके लिए बनावट लाता है सर, शरीर को शेप देता है, और साथ साथ वो सारा काम करता है जो आप पूरा एक शरीर से लेती हो काम, है ना जी। मतलब सेल, है ना, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेल ऑर्गेनाइज करके एक सेल ऑर्गेनाइज करके, है ना, सेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म कर सकता है क्या आपको स्पेसिफिक फंक्शन को, स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंक्शन, पहला पॉइंट हुआ ये। दूसरा, इसी को फिर अलग तरीके से हम लिख सकते हैं कि सर सेल कन्वर्ट कर सकता है आपको, है ना जी। ये सेल सेल कन्वर्ट हो जाएगा, सेल कन्वर्ट इनटू यूनिक स्ट्रक्चर, यूनिक स्ट्रक्चर, यूनिक स्ट्रक्चर एंड डू यूनिक फंक्शन। ये लाइन हम उस दिन से समझा रहे हैं। हमने आपको कहा था आपको कि हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम लोग एक ही सेल के रहते हैं, ठीक है। ये बात जानना जरूरी है हम लोग के लिए कि जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो स्पर्म ओवम जब यूनाइट होता है तब एक जाइगोट बनता है सर। और ये जाइगोट जो होता है सर, ठीक है, वो एक सेल होता है, एक सेल कहलाता है। हम लोग का जो जीवन का शुरुआत होता है वो एक सेल से होता है, दैट इज, है ना, जाइगोट, है ना। ये जाइगोट आगे जाकर के हजारों लाखों सेल में बदल जाता है, मतलब लगभग 6 से 7 महीने के गर्भ के बाद एक स्पेसिस का शेप ले लेता है। मतलब हम लोग ऐसे शेप में ये बदल जाते हैं, ठीक है। मतलब बीच में सर आपको और भी ग्रुप ऑफ सेल बनते हैं, धीरे 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 ये आपको क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज कर जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो ना कि सेल ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, अपने आप को डिवाइड करते गया और डिवाइड करते करते एक स्ट्रक्चर तैयार किया सर, ठीक है। और हम लोग को पढ़ाया जाता है कि सर सेल है ना सर, जिंदा रहने के लिए वो सारा एक्टिविटी करता है जो उसको जिंदा रखता है। सेल खाना खाता है, हम लोग भी तो खाना खाते हैं। सेल आपको एनर्जी बनाता है, ग्लूकोज को तोड़ करके जब हम लोग एटीपी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम एनर्जी यानी रेस्पायरेशन के नाम से लाते हैं। ये रेस्पायरेशन हम भी लोग करते हैं, सांस हम लोग भी लेते हैं, और हमारे अंदर में भी ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाया जाता है। हमारे शरीर में भी कचरा बनता है और सेल में भी कुछ आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं। इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सेल जैसे बाहर निकालता है तो हम अपने किडनी की मदद से उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। मतलब जो सारा काम सेल करता है जिंदा रहने के लिए, वही सारा काम हम लोग भी करते हैं जी। तो मतलब फंक्शनल यूनिट भी है सर, है ना जी। जो भी काम कर रही है उसका एक छोटा सा हिस्सा सेल भी निभा रहा होता है, ठीक है। हाँ, आपको लड़के हमसे एक सवाल पूछेगी, सर ऐसा होता है कि अगर आपको एक सेल मार देंगे तो क्या पूरा शरीर मर जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अपने शरीर का एक सेल को हटा लीजिएगा तो आपको वो सेल तो मर जाएगा सर, लेकिन आप नहीं मरिएगा। क्योंकि सर हम जब सेल से बने हैं सर, ठीक है, तो हमारे अंदर में दो तरह का जीवन चलता है, टू टाइप के लाइफ चलते हैं, ठीक है। एक होता है सेलुलर लेवल पे लाइफ, सेल के लेवल पे जिंदगी, है ना जी। सेल अपने लिए भी लड़ता है, और फिर एक होता है सर ऑर्गेनिज्म लेवल का लाइफ, है ना जी। आप समझ जाइए कैसे, है ना जी। जैसे मान लीजिए दरभंगा में एक दो आदमी यहाँ दरभंगा छोड़ के चला जाएगा तो क्या दरभंगा रुक जाएगा हमेशा के लिए? नहीं नहीं जी, दरभंगा चलता रहेगा ना। दरभंगा जो शहर है, जो शहर का जो रिक्वायरमेंट है, तो एक दो आदमी को दरभंगा छोड़ देने से क्या दरभंगा पूरा बैठ थोड़े जाएगा? और हम जानते हैं सर, आपको वो एक दो आदमी भी महत्व रखता है ना। वो एक दो आदमी जो होगा, है ना, वो अपना जिंदगी जीने के लिए कहीं तो गया होगा, और वहां जाकर के वही सब काम करो जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होगा जी, ठीक है। वैसे ही आपके शरीर का बात है, आपके शरीर सेल से बने हैं, और आपके एक सेल को हटा दिया जाए तो आप नहीं मरिएगा, लेकिन सर वो सेल जरूर मर जाएगा जी, ठीक है। उसको जिंदा रखना है तो उसको भी वही सब खाना पीना देना पड़ेगा जी। इस चैप्टर में हम लोगों को यही बात करना है कि सर सेल कैसे जिंदा रहता है, सेल के अंदर में ऐसा क्या सब चलता रहता है जो उसको जिंदा करता है, ठीक है। तो हम लोग इसी सब चैप्टर को डिस्कस करना शुरू किए थे जी। पहली बात, आप लोगों को एक डिफिनेशन याद होना चाहिए, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा डिफिनेशन हम आपको दिए थे, कोऑर्डिनेट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल दैट मैनिफेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग फिनोमेना इसको सेल। हमें कहते हैं आपको जिंदा रहने के लिए आपके अंदर में केमिकल सबका एक तालमेल है, वो तालमेल आपको सेल जैसा स्ट्रक्चर बना के देता है, ठीक है। ये भी डिफिनेशन बेहतर है, आप जो चाहे दो डिफिनेशन आप चाहे वो दे सकते हैं। सेल के लिए आपको ये भी डिफिनेशन था। अब आपको हम ये डिफिनेशन का मायने समझा रहे हैं। आपके स्कूल के टीचर, है ना, इवन कंपटीशन भी, है ना, आपसे ये पूछ सकता है कि भाई सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है। तुम हिंदी में बात करना शुरू करोगे तो उसको बता सकती हो कि स्ट्रक्चर का मतलब पूरा स्ट्रक्चर मैंने बॉडी तैयार करने में मदद करता है ना। और फंक्शन का मतलब वो जो सेल काम करता है वही आपको पूरा बॉडी से काम लेता है, ठीक है। इसी को फंक्शन कहते हैं। अब आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि सर हम कैसे मान लें कि सर सेल से ही हम लोग बने हैं, है ना जी। इसका कोई प्रूफ तो दीजिए। तो एक प्रूफ तो हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, नेचुरल प्रोसेस से हम लोग तैयार होते हैं, है ना जी। हम लोग, है ना, आपको स्पर्म जब फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है,
जायगोट एक सेल को कहते हैं जी, है ना जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब स्पर्म ओवम मिलता है, जायगोट का फॉर्मेशन था, एक सेल है ये एक सेल आगे जाके लाखों सेल में बदल करके आगे जाके ऑर्गेनिज्म को बना देता है। इससे साबित हो जाता है कि एक सेल के पास कैपेसिटी है पूरा शरीर बनाने का, ठीक है। और दूसरी बात कि सर जो काम सेल करता है वही काम ये करता है, नहीं तो वो नहीं कन्विंस हो रहा है आपसे, है ना। ये कोई झूठ भी हो सकता है, तो रियल में ऐसा एग्जाम्पल परफॉर्म करके दिखाइए जिससे ये आप साबित कर दीजिएगा कि चलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना जी। प्रूफ दे रहे हैं जी हम, प्रूफ, है ना। ये आज का नया टॉपिक है, हम आपको ये बात नोट्स जो दिए ना, नोट्स में ये बात लिखा हुआ है जी। आप जो नोट्स सब पढ़िएगा तो सब नोट्स में आपको लाई हो, कोई नहीं लाई हो हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और इसका प्रूफ दे रहे हैं जी। हाँ यही सब, लो एक मिनट जी तो हम आपको ये पेज पढ़ा रहे हैं कि अगर नोट्स देखिएगा, नोट्स में हम लोग ये पेज में आ चुके हैं, है ना। यहाँ वाला पेज में हम आ चुके हैं, ठीक है। इस पेज में हम लोग को प्रूफ दिया जा रहा है कि भाई सच में हम लोग सेल से ही बने हैं, इसका प्रूफ है जी, ठीक है। और एक प्रूफ क्या दे रहे हैं सर, ये आपको एक आर्टिफिशियल प्रूफ है, नेचुरल प्रूफ तो बोर्ड पर हम लिख दिए, है ना। समझ आ रहा है, स्कूल में डिबेट होगा ना, तब ये सब बात बोलोगी तो टीचर समझ जाएगा कि आपके पास कंसेप्ट क्लियर है इस लाइन का। हम आपको पहले भी बोले एनसीईआरटी में एक एक लाइन का बहुत बड़ा बड़ा मायने निकलता है। वैसे आप यहाँ भी देख रही हो, हम इसका प्रूफ दे रहे हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, आपको जस्टिफाई बाय क्लोनिंग या टोटीपोटेंसी। एक नया शब्द ला रहे हैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा जी। आप मत करना कोई एनसीईआरटी से बाहर है, हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब एनसीईआरटी बुक में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, एक जगह पे लाके लिख रहे हैं, ठीक है। टोटीपोटेंसी, है ना जी। टोटीपोटेंसी एक शब्द आ रहा है आप लोग के सामने में, इसी का एक दूसरा इंग्लिश है क्लोनिंग। आप क्लोनिंग सुने होंगे फिल्म सब के जरिए, या नहीं तो तीसरा शब्द है इसका क्या आपको, टिश्यू कल्चर। ये तीन शब्द आ रहा है आप लोग के सामने में, ठीक है। पॉइंट क्या है सर, पॉइंट ये कि आप साबित कीजिए कि सेल में हम लोग मतलब लैब में हम लोग एक सेल से पूरा शरीर बना सकते हैं। पहली बार दुनिया में एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसका नाम था आपको डॉक्टर इयान विल्मट, है ना जी। एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था डॉक्टर इयान विल्मट, है ना जी। ये इयान विल्मट नाम के व्यक्ति ने, है ना, लैब में एक, है ना, जानवर को जन्म दिया था, मतलब एक जानवर को बनाया था, ठीक है। और उसका नाम था आपको डॉक्टर इयान विल्मट, है जी। और ये डॉक्टर इयान विल्मट 1995 में 1995 में क्या किया था उसने, एक खास तरह से आर्टिफिशियल तरीके से, है ना, एक डॉली नाम का शिप बनाया था जी, ठीक है। एक डॉली नाम का एक जो था डॉली शिप बनाई थी, ठीक है। और उसकी माँ का नाम रोजी था, ठीक है, सुना है ना। तो डॉली नाम का जो शिप बनाया था ये क्लोनिंग के जरिए बनाया गया था, ठीक है। ये एक क्लोनिंग था जी, ठीक है, क्लोनिंग मेथड से। अभी क्लोनिंग मेथड क्या है वो सुनो, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको पहले बोले थे सिंपल सा फंडा है कि आप एक सेल लाइए, उसको अगर टॉर्चर करोगी ना ये बहुत सारे सेल में बदल जाएगा। जब ये बहुत सारे सेल में बदल जाएगा तो सब ये काम करना शुरू कर देता है, और काम करता है तो अपना बनावट ऐसे बनाता है कि काम होना आसान हो जाए। मान लीजिए कि आप एक क्लास के मॉनिटर है और आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया गया, आपके पास जितना ज्यादा स्टूडेंट रहेगा आप उतना अच्छे से काम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले क्या किया, सब क्लास को जोड़ ली, 9A 9B 9C जितना भी सबको जोड़ लिए, है ना। और सब ने काम का बंटवारा कर लिया, नहीं कैसे उस दिन फेयरवेल अगर देना है किसी को तो आप लोग क्या करते हैं कि पहले आप लोग काम का बंटवारा कर लेते हैं। अगर एक ही काम करती रह जाओगी, ठीक है, तो एक स्टूडेंट पे सारा लोड दे दो तो कहीं हमसे होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन वही जगह सबने काम बांट लिया, किसी ने आपको केक का ऑर्डर के लिए उसको काम अलग दिया, डेकोरेशन के लिए अलग दिया, एक, है ना, अतिथि जो आएगा जो आपको जो गेस्ट सब आएंगे उसके लिए, है ना, जो स्पीच दिया जाता है वो उसके लिए अलग तैयारी करने लगी, ठीक है। तो ऐसा अगर हो जाए तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा ना। वही बात आपके शरीर के साथ होता है, जब आपके शरीर में बहुत सारे सेल हो जाते हैं, ये सारे सेल अपने आप को बांट लेता है, सारा काम बांट लेता है। कोई हाथ बन जाता है, कोई पैर बन जाता है, कोई सर बन जाता है, कोई बॉडी का दूसरा पार्ट सब में बदल जाता है, ताकि आपके शरीर पे क्या हो सके, अच्छे से कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो डॉक्टर इयान विल्मट दिमाग लाया, तो सोचा क्या कि हम लैब में चाहे तो जानवर को बना सकते हैं, एक क्लोनिंग मेथड से हम लोग जानवर को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बताना चाह रहे थे क्या कि डॉक्टर इयान विल्मट नाम का जो बंदा है उन लोगों को साबित करना चाहता था सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको साबित करने के लिए उसने एक मेथड का जिसका नाम क्या है, क्लोनिंग। तीनों एक ही नाम है जी, ठीक है। क्लोनिंग बुलाओ या टिश्यू कल्चर बुलाओ, हालांकि तुम क्लोनिंग शब्द का इस्तेमाल एनिमल के केस में करती हो, हम पहले भी बता चुके हैं। बायोलॉजी में ब्रांच है बॉटनी और जूलॉजी, है ना जी। लेकिन आप जूलॉजी के टीचर से पढ़ोगे तो क्लोनिंग शब्द बोलते रहेगा, एनिमल पे यूज होता है। हम बता दें इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और टिश्यू कल्चर प्लांट पे यूज होता है, टिश्यू कल्चर और टोटीपोटेंसी ये दोनों सब प्लांट पे यूज होता है, ठीक है ना। अगर आप प्लांट पे क्लोनिंग करती हो तो टिश्यू कल्चर भी करो। ये है क्या टॉपिक, क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं कि एनी पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल, किसी भी पार्ट का हिस्सा अगर हम ले लेते हैं, एनी पार्ट ऑफ द ना प्लांट और एनिमल, हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा, मतलब हम एक चमड़ी तोड़ के ऐसे अलग कर दें, है ना जी,
और उसको हम लोग लैब में टॉर्चर करेंगे ना सर, तो आगे जाके एक एम्ब्रायो में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रायो मैंने बच्चे में बदल जाएगा सर। और अच्छे से केयर करेंगे तो पूरा शरीर तैयार हो जाएगा, जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही शरीर का आपको ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा जी, ठीक है। अगर हम किसी भी लैब में एक सेल को निकाल के ले आए, खाली वो जिंदा होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी, है ना, जिंदा सेल उठा के ले आओ। जैसे सर आपके स्किन से एक टुकड़ा ले आए, अभी थोड़े मर जाएगा, सेल को निकालोगे तो 24 घंटा में मरता है ना, नहीं समझाते लॉजिक था कि सेल 24 घंटा बाद डिवाइड करता है जी। तो अगर उस सेल को तुम निकाल करके एक स्लाइड में रख दो और सुई की मदद से उसको खाना देती रहो, तो सेल नहीं मरेगा। तो सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4 बनेगा। धीरे 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 टाइम लगता है ना सर, क्योंकि हम लोग को 9 महीना टाइम लगता है अपने माँ के घर में स्टेप लेने में, उसी तरह से उसको 4 महीना, 5 महीना, 9 महीना तक टाइम लगेगा, तब जाके एक शरीर तैयार होगा जी, ठीक है। तो जब आप देखो खुद कह दोगी सर एक सेल से, सर देखिए मैंने इतना बड़ा काम किया, अगर आप एक सेल से सारा शरीर तैयार कर लेती हो, इसका अंदर क्या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी नहीं भैया, क्या जा रहा है जी बात में। एक डिबेट है ना हम लोग का आज का, कि हमको ये साबित करना है, तुमको ठीक है साबित कर लिए, मेडिकल में क्या पूछेगा, तो तुमसे मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या एक सेल से पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना डिफिनेशन में लिखा हुआ है, लाइफ का सबसे छोटा यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। अगर आप सेल ले लीजिएगा तो सर आपको उससे आप पूरा शरीर बना सकते हैं। आप लोग यूनिट पढ़ते हैं ना जी, जैसे आप एक 10 मीटर हुआ, 10 मीटर का यूनिट क्या होगा, 1 मीटर हुआ ना, और आप 1 मीटर को 10 बार रिपीट कर दोगी तो पूरा 10 मीटर नहीं आ जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे है कि आपका एक सेल ले लिया जाए, तो एक सेल को है ना सर, अगर आप 10 लाख बार रिपीट कर देते हैं तो वो पूरा का पूरा आपको शरीर तैयार कर देता है। ऐसा काम करने वाले लोगों को है जी, आपको क्लोनिंग मेथड का नाम दिया, साइज का नाम दिया टोटिपोटेंसी। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ वाला बात पढ़ा रहे जी, ठीक है, ये वाला लाइन पढ़ा रहे जी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर ये क्लोनिंग का डिफिनेशन क्या है या टोटिपोटेंसी का डिफिनेशन क्या है, पावर ऑफ सिंगल सेल, पावर ऑफ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस whole body is called टोटिपोटेंसी। इस घटना को क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी के नाम से लाते हैं, है ना। टोटिपोटेंसी नोट्स में लिखा हुआ ये लाइन, या इसी को तुम क्लोनिंग कहोगी, क्लोनिंग, है ना। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, टिश्यू कल्चर के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर 10th में तुम लोग को पढ़ना है टिश्यू कल्चर, और वहां पे भी तुमको एक दिन क्लोनिंग बताया जाएगा, समझो, बस 9th में पढ़ लिए हो 10th का बात है ना जी। तो हम लोग ये जो देख रहे, आवाज आ रहा है तुम लोग को, हेलो आवाज आ रहा है जी तुम लोग को, यस सर। हाँ, तो देखिए, तो हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को, है ना, एक टोटिपोटेंसी का डिफिनेशन दिए, तुम लोग उनसे सवाल आएगा कि सर ये समझा क्या रहे। देखो कोई भी जानवर है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर तुम उसका एक सेल बाहर निकालो, कहीं से भी एक सेल खींच लो, एक सेल को खींच के लैब में रख दो, लैब में जब तुम इसको कार्बन डाइऑक्साइड दोगी, ग्लूकोज दोगी, है ना, और कुछ डिवाइडिंग हार्मोन होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिससे सेल डिवीजन करने लगता है जी, है ना जी। जैसे हम आपको बता दें, एक काइनेज नाम का एंजाइम होता है, जिस काइनेज नाम के एंजाइम की वजह से सेल में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और सेल तुरंत डिवाइड करके 1 से 2 बनने लगता है जी, ठीक है। तो तुम आज देखी थी एक सेल, कल के डेट में देखोगी आपको बहुत सारा सेल हो जाएगा, 110 सेल हो जाएगा जी, ठीक है। जब ये 110 सेल हो जाता है, ठीक है, या 32 सेल स्टेज हो जाता है जी, ठीक है। हम लोग अपनी बात करें, तुम लोग सोचोगे सर क्या इंसान का क्लोनिंग हो सकता है, हाँ बिल्कुल। क्या इंसान का कोई भी सेल ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कोई भी सेल ले सकती है, खाली वो जिंदा होना चाहिए जी, ठीक है। मतलब ऐसे हम इसका स्किन उखाड़ लिए, इसमें सेल होगा, और उस सेल को तुम लैब में रख के खाना पीना दो, कौन सा खाना दोगी कि सेल डिवाइड करने लगे, तो सर ग्लूकोज देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कोई सेल को दम घोटने वाला सामान दोगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सेल को दम घोटता है, तो वो भागने की कोशिश करेगा ना जी, मतलब हिलडुल करेगा। जैसे देखो, और आपको नाक को एकदम पूरा बंद कर दिया है तो छटपटाना शुरू करते हैं ना, वैसे ही सेल भी छटपटाने लगता है, और जब सेल छटपटाता है वो सारा कोशिश करता है जो उसको चाहिए होता है, समझा रहे। जितना आदमी जिंदा में एक्टिव होता है, उतना मरने के टाइम एक्टिव हो जाता है। जैसे कह दो कि तुमको गोली मार देंगे, ठीक है, भागना शुरू कर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि सेल एक्टिव हो गया सर, और जैसे सेल एक्टिव है उसमें तुम काइनेज नाम का एंजाइम डालोगी ना, तो सेल डिवीजन करना शुरू कर देगा। लेबोरेटरी में तुम चाहते हो सेल डिवाइड करे, तो सर इसको खाना देते रहिए, खाली भूख लगना नहीं चाहिए इसको, है ना, खाना देते रहो, ग्लूकोज का शरबत बना करके उसमें डाल दो। समझ में आ रहा ना, हमको ये प्रूव करना है कि एक सेल से पूरा शरीर बन सकता है ना। इस सेल को जब तुम काइनेज नाम का एंजाइम दोगी, ये मिल जाता है, सेल के ही अंदर पाए जाते हैं, है ना। कोई जिंदा सेल में से काइनेज निकाल लो और इस पे डाल दो, नहीं को नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो तुम नारियल का पानी डाल दो, नारियल के पानी में काइनेज नाम का एंजाइम होता है, और वो काइनेज नाम का एंजाइम जब डालोगी इस पे, है ना जी, तो ये तुरंत डिवाइड करना शुरू कर देगा जी, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बना चाहे, और जब ये डिवाइड करेगा सर, ठीक है, तो सर ये हम ये नहीं कह सकते कि पूरा शरीर तुम लैब में तुम तैयार कर लोगी,
मतलब 9 महीना का लाइफ स्पैन है ना, तुम बाहर कर लोगे ऐसा नहीं तो भगवान हो जाएंगे। समझा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, तुम लैब में कुछ सेल स्टेज करा सकती हो। इमेजिनेशन करो कि एक तरह से है ना एक एनिमल पे टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिनेशन हो रहा है ना जी। मान लो कि मेरे ही शरीर का एक टिश्यू कल्चर कराया जा रहा है, तो मेरे सेल से एक स्किन से खींच लिया, तो उसको लैब में तुम खाना पीना दी, तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके कुछ सेल डिवीजन किया। पर सर क्या आप पूरा शरीर बना लीजिएगा लैब में? नहीं, ऐसा कभी नहीं कर रहे हैं हम। ये करें कुछ सेल तो तुम बना ली ना। अगर आपको इसके आगे का लाइफ देखना है तो किसी यूटेरस में डालना होगा, किसी माँ के गर्भ में डालना होगा। हम लोगों में क्या होता है, आगे का डेवलपमेंट माँ के गर्भ, कुछ स्टेप करा लिए हो, ठीक है, पूरा 100% चाहो कि शरीर बना लेंगे, ये पॉसिबल नहीं था। जा रहा है जी 9th क्लास के बच्चे को हार्ट लेवल बोल रहे हैं आप, है ना। तो ये पहली बात तुम समझ गए कि सर एक सेल को लैब में डिवीजन कराया जा सकता है। क्या लैब में पूरा शरीर बनाया जा सकता? नहीं, लैब में तुम शरीर नहीं बना सकती हो। तुमको इसको फिर किसी माँ के शरीर में भेजना होगा, किसी जानवर या किसी माँ के शरीर में भेजेंगे जिसके पास यूटेरस होता है। यूटेरस जानते हैं आप लोग, एक ऑर्गन होता है जहाँ पे बच्चा पलता है, ठीक है। हम लोग माँ के घर में कहाँ पले हुए हैं? यूटेरस के अंदर पले हुए हैं, ठीक है। अब इस यूटेरस में छोड़ दीजिएगा तो 9 महीने के बाद अपने आप ये बेबी का शक्ल ले लेगा। जैसा बेबी का फोटो होता है वैसा फोटोग्राफ ये बन जाएगा जी, ठीक है। अगर क्योंकि मेरा सेल का लिया गया है तो मेरा जो बचपन का रूप होगा वैसा रूप में ये बच्चा जन्म लेगा जी, ठीक है, समझे ना। अब देखिए सर, यही तो हमको साबित करना था कि जो बच्चा जन्म लिया तो ना आपको एक सेल से आपको लिया है सर। एक सेल से लिया इसका मतलब क्या सर? एक सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शन तो समझ में आ ही रहा है, सेल जिंदा रहने के लिए जो काम कर रहा है वही काम ये बच्चा भी करेगा ना। जिंदा रहेंगे तो खाना पीना चाहिए वगैरह, ठीक है, क्लियर हुआ जी। मतलब जो तुम लोग सोचते हो कि नेचर ही सर जन्म देता है बच्चे को या किसी जानवर को, ऐसा नहीं है। इंसान चाहे तो किसी भी जानवर का डुप्लीकेट तैयार कर सकता है, उसका डिक्टो कॉपी तैयार कर सकता है। इसको तुम फिल्म सब में देखोगी तो क्लोनिंग सब का इस्तेमाल करेगा। किस आदमी का क्लोनिंग किया गया था, इसका डुप्लीकेट चेहरा बनाया गया था। जैसे आप लोग कोई हिस्ट्री सब पढ़ेगा तो हिटलर का बहुत सारा क्लोनिंग किया गया था। हिटलर के जैसा दिखने वाले आदमी का बहुत सारा शकल का लोग सब तैयार किया गया था, ताकि जब असली हिटलर जो है वो नहीं पकड़ा सके। वैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं, एक एनिमल का क्लोनिंग किया था डॉक्टर इयान विल्मट नाम के व्यक्ति ने। डॉक्टर इयान विल्मट 1995 में, है ना जी, उसने आपको क्या किया था, एक क्लोनिंग किया था जी, ठीक है। सबसे पहली दफा क्लोनिंग 1995 में भी हुआ। तुम लोग को हिटलर तो 1945 का आदमी था, तो भाई उसमें क्लोनिंग हम सब बोल दिए, लेकिन उसमें डुप्ली नहीं था, मेकअप करके नहीं, एक आर्टिस्ट या सर्जरी करके वो टाइप का था। लेकिन असली तुम चाहो तो आप कर सकती हो क्लोनिंग, है ना। किसी भी जानवर का एक सेल निकालिए या एनिमल ह्यूमन का भी निकाल सकती हो। ह्यूमन पे क्लोनिंग करना बैंड है पूरी तरह से। कोई भी लैब तुमको इसका परमिशन नहीं देता कि किसी इंसान का क्लोनिंग कीजिए। अगर आप करते तो चोरी छुपे करना होगा जी, ठीक है। तो क्लोनिंग करके हम किसी भी जानवर का डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा सिचुएशन है, तुम एक फॉरेस्ट ऑफिसर हो और तुम्हारे फॉरेस्ट में मात्र 2 ही टाइगर बचा है। अब सर उन लोग है ना सर, बूढ़ा भी हो चुका है, बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, और नियम है कि सर उस फॉरेस्ट में टाइगर का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फॉरेस्ट पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा जी, ठीक है। तुम सोचिए मेरे पास एक आइडिया है, जो जानवर है गाय, मतलब जो टाइगर है, उसका बॉडी का एक सेल ले ली, है ना, लैब में उसको खाना पीना दी और किसी दूसरे टाइगर के बॉडी में उसके बच्चे को पाल दिए, है ना जी। मतलब क्लोनिंग करके उस टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे ना जी। नहीं लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हमने लैब में ऐसे करके पूरा शरीर तैयार कर सकते। ट्विस्ट यही है जो अभी तुम लोग को हार्ड लगा होगा कि तुम लैब में पूरा शरीर नहीं तैयार कर सकती हो। तुम चाहोगे पूरा इंसान खड़ा कर दे लैब में, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये होगा मतलब किसी भी माँ के बॉडी में डालना, मतलब कोई यूटेरस होना चाहिए और यूटेरस में डाले। अभी तक साइंटिस्ट ने लैब में यूटेरस नहीं बनाया है, इसलिए सर लैब में तुम 9 महीना तक बच्चे को नहीं रख सकती हो, ठीक है। इसके लिए सर क्या होगा, किसी माँ के बॉडी में बच्चे को भेज दिया जाता है, वहां 9 महीना पल करके एक शकल के साथ जन्म लेता है, ठीक है, दिमाग लगा होगा। तो हमको देखो पहला बात साबित करना था कि हम एक सेल से सारा ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं, ये साबित हो भी गया। अब दूसरा पॉइंट है ये सर, क्या क्लोनिंग पूरे दुनिया में हो सकता है या क्लोनिंग करना अच्छी बात है सर, ठीक है। तो हम तुमको बोलेंगे क्लोनिंग करना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं अच्छी बात है, ठीक है, कि क्लोनिंग से तुम उसका लाइफ स्पैन नहीं चेंज कर सकती हो। जैसे मान लो ये डॉली नाम का जो आपको जो भेड़ तैयार किया गया था, सबसे पहली बार क्लोनिंग किस पे हुआ था? एक डॉली नाम के आपको भेड़ बनाया गया था, एक डॉली शिप तैयार किया गया था, शिप फॉर्म किया गया था बाय क्लोनिंग मेथड से। और जब ये तैयार हुआ था ना सर, तो सर ये मात्र 27 साल ही जी पाया, जबकि भेड़ का लाइफ स्पैन 70-80 साल होता है, और ये 27 साल ही आपको ये सर्वाइव कर पाया, ओनली 27 ईयर ही सर्वाइव कर पाया। सर पूरा क्यों नहीं किया, है ना जी। तो देखिए अगर मान लीजिए कि मेरे शरीर से कोई आपको नहीं की क्लोनिंग करेगा तो बच्चा तो बन जाएगा वो सर, लेकिन उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा ना 30 ईयर ही होगा या 25 ईयर ही होगा जी, समझे ना जी। 30 ईयर ही होगा या 25 ईयर होगा, है ना। एक हाइपोथेटिकल एज है, तुम नहीं निकाल लेना कि सर जी का 30 साल उम्र हो गया है ना जी, ऐसा नहीं है। तो चले, तो हम पॉइंट ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, 25 प्लस एज है ना जी। तुम लोग का कितना एज है? ठीक है, 10 साल नहीं, बहुत बच्चा सब एकदम ध्यान देता रहेगा।
सर जी का डेट ऑफ बर्थ कब है, डेट ऑफ डेथ डेट ऑफ है ना जी। ध्यान देगा कि डेट ऑफ बर्थ कब है, ये सब पता लगाने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, हम लोग बता रहे थे कि आपको कि क्लोनिंग क्यों नहीं सक्सेसफुल होता है। क्लोनिंग अगर मान लीजिए मेरे शरीर से क्लोनिंग किया जाएगा, मान लो कि मेरे शरीर से एक सेल निकाल लिया जाएगा और उसको मेरे ही जैसा बना दिया जाएगा जी, ठीक है। मतलब वो जो बच्चा 1 साल का जो होगा, एक्चुअली में वो 1 साल का नहीं रहेगा, वो 25 साल का रहेगा जी। उसका सेल का लाइफ स्पैन कितना समय का रहेगा, 25 साल का। क्योंकि मेरा एज क्या 25 एज है, भले वो अपना चौथा बर्थडे मनाएगा लेकिन एक्चुअली में वो 29 साल का रहेगा जी। दिमाग लग रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सेल को चेंज नहीं ना कर पाए, सेल तभी रिन्यू होता है जब जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बनाते हैं ना जी, है ना जी, तब उसको 0 से काउंट किया जाता है। जब जाइगोट बनता है तब यहाँ से तुम आपको 0 से काउंट करके तुम ले जाते हो। जैसे अभी आप लोग का एक एज जो होगा वो नेचुरल तरीके से हम लोग तैयार हुए हैं, तो हम लोग का एक नेचुरल एज है जी। लेकिन क्लोनिंग से जब कोई जानवर को तैयार करते हैं सर, तो सर उस जानवर का सेल का जो एज होता है उसके बराबर उसका एज हो जाता है जी। जा रहा दिमाग क्या होना चाहे। जैसे डॉली नाम के जो शिप तो तैयार किया, उसकी माँ रोजी थी, है ना, उसकी माँ का नाम रोजी था जी, ठीक है। इसकी माँ का एज 45 प्लस था, मतलब 45 एज में थी, है ना जी। तो इस लड़की का भी एज क्या हो जाएगा सर, 27 साल नहीं हो जाएगा लगभग। मतलब जो 27 साल की उम्र में आएगी, इसकी माँ कितना 70 साल की उम्र में आ चुकी रहेगी, 70 या वही 72 के साल की उम्र में आ चुकी रहेगी। इसका मतलब एज जो है 27 नहीं है सर, एक्चुअली में 72 के बराबर है। दिमाग लगा। हम कहना चाह रहे हैं क्लोनिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं है दुनिया में। क्लोनिंग करने से सर आप पॉपुलेशन तो बढ़ा लीजिएगा, बट है ना, इसमें क्या होता है सर, आपको इसमें एक पॉइंट क्या है सर, एज नहीं चेंज कर पाइएगा। जो एज उसके माँ का रहेगा वही एज उसके बच्चे का रहेगा। अगर एज्यूम कर लीजिए कि माँ का एज 45 एज है, तो उसके बच्चे का भी एज क्या रहेगा सर, आपको 45 रहेगा। तुम कहोगे सर हमको तो 1 साल का लग रहा है, ये तुमको नहीं लग रहा ना, लेकिन बाय नेचर सेल का एज जो है ना, सेल का एज है ना 45 ही रहेगा जी, ठीक है। मतलब लगेगा जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के हम अपना ही एग्जाम्पल लिए ना, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 50 साल के हो जाएंगे और जो क्लोनिंग से तैयार बच्चा है तो उसका तो कैलेंडर के हिसाब से तो 25 ही साल एज होगा, लेकिन उसका चेहरा शकल सूरत 50 साल के आदमी जैसा दिखाई देगा। जैसा 50 साल का आदमी होगा वैसा उसका देगा, कितना खाना खिला दो उसको वैसा ही बॉडी रहेगा जो उसका 50 साल की उम्र में रहता है, क्योंकि सेल वैसा हो जाता है, ठीक है, समय के साथ। इसलिए क्लोनिंग 100% सक्सेसफुल नहीं है ना। लेकिन तुम चाहो तो प्लांट पे क्लोनिंग कर सकती हो। प्लांट 21 साल का लाइफ स्पैन होता है, 1-2 साल का लाइफ स्पैन होता है। मान लीजिए कि आपके यहाँ आम का जो पेड़ है उसका लाइफ स्पैन, अभी आम का पेड़ लगाई की हो, ये 21 साल का आम का पेड़ है, ठीक है। अभी आम रहता है, इस पेड़ का जब क्लोनिंग कराओगे तो उसका भी तो 21 साल ना रहेगा, टेंशन है ना। 50 साल का आम का पेड़ का क्लोनिंग कराएंगे तब ना टेंशन हो जाएगा सर, तो उसका बच्चा का भी एज 50 प्लस हो जाएगा जी, ठीक है। तो छोटे जैसे जैसे अगर मान लीजिए अगर हमको बचपन में ही मेरा क्लोनिंग तैयार किया जाएगा तो उसका एज मेरे ही जैसा रहेगा, लेकिन अभी इस एज में मेरा क्लोनिंग किया जाएगा तो सर उसका एज और मेरा एज में क्या हो जाएगा, है ना, आपको खराबी हो जाएगा, मतलब डिफरेंस आ जाएगा जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाहे। यही काम तुम प्लांट पे भी कर सकती हो। तो जो प्लांट पे करते हो क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। ऑनलाइन वाले तुम लोग को समझ में आ रहा है, हम जो अभी पढ़ा रहे हैं क्लोनिंग, है ना जी। पिछला क्लास में बात किए थे ना कि हम लोग साबित करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिप्लाई। हम 2 तरीके से साबित कर दिए, एक आर्टिफिशियल तरीका और एक नेचुरल तरीका। हम क्लोनिंग पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। यही सेम चीज डिट्टो अप्लाई करो तुम किस पे, प्लांट पे। तो तुम डिट्टो अप्लाई करती हो प्लांट पे, तो इस घटना को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो सर ये फायदेमंद है या नहीं, ये एंगल से देखना पड़ेगा, किस एंगल से तुम कर रही हो काम। अगर तुम किसी एनिमल पे तुम क्लोनिंग कर रही हो तो उसका एज कम होना चाहिए, जितना कम एज रहेगा तो आपका क्लोनिंग सक्सेसफुल होगा, नहीं तो बाद में क्या होगा, डिमेरिट होगा और आपको क्लोनिंग से नुकसान होगा, ठीक है। और टिश्यू कल्चर प्लांट पे करते हैं सर, प्लांट छोटा छोटा प्लांट है, अगर उसका टिश्यू कल्चर करते हैं तो लंबा चलेगा सर। अब आप तुम लोग के दिमाग में ये चलता है सर एज क्यों नहीं चेंज कर पाए, इसका जवाब है मेरे पास। पर क्रोमोजोम जब पढ़ाएंगे ना तो उस दिन हम तुमको फिर से याद दिला देंगे कि एज क्या फैक्टर कर देता है, ठीक है। मतलब एज की वजह से तुमको क्लोनिंग सक्सेसफुल नहीं है हम लोगों पे। मतलब अभी तुम लोग सोचोगे सर आज पढ़ लिए क्लोनिंग, तो आज के बाद है ना हम लोग पैसा जमा करते हैं, तुम लोग सोचे कोई बच्चा की पैसा जमा करते हैं, अपना डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि भविष्य में काम आएगा, ठीक है। पर वो काम नहीं आया क्योंकि उसका एज तुमसे 15 साल ज्यादा रहे, मतलब वो लगेगी 15 साल की, तुम मान लो शादी के लिए 30 साल की हो जाती हो तो तुमको वो लड़की भी 30 साल की लगेगी। 15 साल की उम्र में इसका चेहरा रंग रूप 30 साल जैसा होगा जी। मतलब जैसा मेच्योरिटी आप में होगा वैसा मेच्योरिटी उसको 15 साल में मिल जाएगा, तो वो कंफ्यूज रहेगी, वो हमेशा आपको परेशान रहेगी। समझा राजा, बॉडी भी सही से नहीं काम करेगा क्योंकि शरीर उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है ना। शरीर असल में है 15 साल का, है ना जी, पर सेल कितना साल का उसका, 30 साल का जी। तो उसमें बहुत सारा रिएक्शन सब रुका रहेगा जी, अब बहुत अजीब हो जाएगा उसका शरीर, है ना जी। इसीलिए क्लोनिंग एनिमल पे नहीं लागू किया जाता है, थोड़ा बहुत ही क्लोनिंग कर सकते हैं, कुछ हद तक ही क्लोनिंग कर सकते हैं जी, ठीक है। पढ़ा दिए जी, किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए, है ना। हमने आपको ये नया टॉपिक डिस्कस किया जी, ठीक है। पहली दफा क्लोनिंग आपको प्लांट पे सॉरी एनिमल पे कौन किया था, डॉक्टर इयान विल्मट नाम के बंदे ने किया था जी, ठीक है। डॉक्टर इयान विल्मट कौन था, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे डाटा, है ना। एक शिप पे किया था 1995 में, है ना। उस शिप से कैसे बनाया था वो सभी आप लोग पढ़ लीजिए, पैराग्राफ आपको अपने से पढ़ना है, दिक्कत नहीं होगा जी, ठीक है।
हो गया जी, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आप हम लोग। देखिए तो कोई डाउट भी है किसी को? सर हाँ पूछो। सर सर हाँ पूछो ना, पूछो ना। हाँ न्यू बॉर्न बेबी पर क्लोनिंग किया जा सकता है? हाँ, क्या क्या जा सकता है। हाँ वही तो अभी हम बोले ना, क्लोनिंग कब करोगे तो फायदेमंद होगा, जब कम उम्र का बच्चा रहेगा तब, ठीक है जी। और जैसे अभी अपना शरीर का क्लोनिंग करेंगे तो ये नुकसानदेह होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग है ना कम उम्र के बच्चे पे क्लोनिंग कर सकते हैं, या छोटे छोटे प्लांट पे क्लोनिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो था, देख ले, मान लो है ना जी, एक पौधा है सर, आपको मान लीजिए 1 करोड़ का कोई पौधा है, और वो भी बहुत छोटा है, मतलब आपको एकदम छोटा सा प्लांट दिया गया है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बहुत मेडिसिनल होते हैं, और उस प्लांट को तुम क्या कियो, ठीक है, वहां से मान लीजिए अमेरिका से मंगा लियो अपने यहाँ, और तुमको डर लगा हुआ है कि भाई प्लांट कभी भी खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, मेरा पूरा करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा। तो तुम क्या किया, उस प्लांट का एक पत्ता लिए, उसको 50 टुकड़ा काट दिए, और 50 टुकड़ा करके 50 ठो पेड़ बना लिए। जितना टुकड़ा काटोगे उतना पेड़ बनेगा जी, ठीक है। हर एक सेल, खाली तुम एक जिंदा सेल निकाल लो प्लांट का, और तुम 50 ठो सेल निकालियो तो 50 ठो पेड़ बना, मतलब खर्चा किए 1 करोड़ रुपया, लेकिन सर हम 50 करोड़ रुपया कमा सकते हैं एक झटके में जी, ठीक है। मतलब जितना छोटा प्लांट पे तुम क्लोनिंग करोगी उतना सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। अभी भी प्लांट पे क्लोनिंग होता है ना जी, पर एनिमल पे क्लोनिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा डिमेरिट है जी, पर प्लांट में कोई डिमेरिट नहीं पकड़ाता है, ठीक है। हाँ लेकिन ये भी नहीं है कि तुम प्लांट, बूढ़े प्लांट पे तुम क्लोनिंग करोगी, बूढ़ा प्लांट पे क्लोनिंग करो तो उसका भी वही एज हो जाएगा जो उस प्लांट का एज रहता है। जैसे पीपल का पेड़ है 2000 साल का है, अब मान लो पीपल का पेड़ 3000 साल में मर जाता है, ठीक है। और तुम 2000 साल पुराने पीपल के पेड़ पे क्लोनिंग की हो, तो भले ही वो बच्चा ही है प्लांट सर, लेकिन उसका एज कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा जी, ठीक है, समझा रहा ना। अगर नेचुरल तरीके से आपको होता है, बच्चे जन्म लेता है, तो उसका एज 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन सर अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे को जन्म दिलवाते हैं, तो उसका एज वही एज रहता है जिसके मम्मी पापा का रहता है, ठीक है। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम जो कहोगे, यहाँ पे जो दरभंगा में जो आप देख रहे हैं सर, इधर मतलब यहाँ पे जो टिश्यू कल्चर का जो है लैब है ना, IVF सेंटर है ना जी, मेट्रो मेट्रो हॉस्पिटल, याद आ रहा है जी। मेट्रो हॉस्पिटल जो देखती हो, तो वो लोग क्या करता है, IVF जिसका नाम है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका हिंदी निकालोगी तो लैब में फर्टिलाइजेशन है ना। वाइट्रो माने होता बाहर है ना, आउटसाइड है ना जी, आउटसाइड होता है, ठीक है जी। और आउटसाइड फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन। हम लोगों में मेल फीमेल का गैमेट कहाँ मिलता है, तो शरीर के भीतर मिलता है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, एक हेल्दी पर्सन का स्पर्म और एक हेल्दी पर्सन का ओवम लेकर के है ना जी, आपको लैब में ही फ्यूज करा के जायगोट बना देता है। लैब में जो जायगोट बनाता है सर, ठीक है, उसको लैब में ही केयर करता है कितना दिन तक। देखो लैब में जायगोट बना रहे हैं तो इसका लाइफ स्पैन 0 से स्टार्ट होगा जी। क्या बोले थे अभी कि अगर तुम बॉडी का पार्ट लेते हो तो उसका लाइफ स्पैन उसके बॉडी के सेल के बराबर होगा, लेकिन यहाँ तो तुम जायगोट से शुरुआत कर रहे हो। और जो IVF सेंटर होता है वहाँ लैब में जायगोट क्रिएट किया जाता है, और फिर उसको 1 से 2 सेल तक ले जाया जाता है, देन उसके माँ की बॉडी में डाल दिया जाता है। माँ की बॉडी में तो यूटेरस में जी, यूटेरस में 9 महीना पलने के बाद बच्चा माँ, आपको नहीं कि माँ बाप के शकल से जैसा भी शकल से जन्म लेता है जी। तो इसका एज कहाँ से शुरू होगा, 0 से ना स्टार्ट होगा। मतलब फर्स्ट ईयर बनाएंगे, 1 साल का जब हो जाता है ना, फर्स्ट बर्थडे बनाएंगे उसका, समझा यार। तो ये हो गया, क्लोनिंग नहीं है ये एक IVF टेक्नोलॉजी है जिसमें लैब में जायगोट क्रिएट किया जाता है ना। ये भी एक तरीका हो गया जिससे हम आपको साबित कर सकते हैं ना कि एक सेल से भी पूरा शरीर तैयार किया जा सकता है जी, ठीक है। अब हो गया जी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आज के बाद कोई भी टीचर तुमसे पूछ देगा, तुम उसका बायोलॉजी वाला भी एग्जाम्पल दे सकती हो, बायोलॉजी से हट के भी एग्जाम्पल दे सकती हो, वही ईटा पत्थर दीवार कागज कॉपी सब पहला एग्जाम्पल देकर के तुम समझा सकती हो जी, ठीक है। अब आइए नया टॉपिक पे आते हैं हम लोग, है ना जी। कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं जी, कुछ हिस्ट्री की बातें आप कर लेते हैं, है ना जी। और NCERT में देखोगे थोड़ा सा हिस्ट्री का चर्चा किया है, और 9th क्लास के NCERT में एक डॉक्टर है ना, आपको रॉबर्ट हुक का चर्चा किया है जी, ठीक है। 9th के NCERT बुक में रॉबर्ट हुक है, और यहाँ 11th के NCERT बुक में एंटन वॉन लीवेनहुक है जी, ठीक है। दो अलग अलग साइंटिस्ट है। पहले रॉबर्ट हुक का बात कर लेते हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक, यही नाम है ना जी, पहली बार यही ना देखा था सेल को, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व सेल, यही ना था। 9th क्लास के NCERT बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम है ना, ऑब्जर्व सेल। लेकिन सर ये बहुत बड़ा चोर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा था, है ना जी। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द सेल, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में इसका कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है। असल में क्या होता है ना, झूठ फूट बना करके ऐसे तैसे बना करके अपना पर्सन डाल देता है। जैसे नहीं, बचपन में आप लोग अभी स्कूल में रहते हैं ना, तो झूठ फैलाते रहते हैं, ठीक है जी। कि आपको किताब में है ना, मोर का पंख रखने से ना नया नया मोर बनता है ना। पेंसिल का छिलका जमा करो तो रबर बनता है जी। ऐसा कुछ की होगी नहीं, 7th क्लास में हम लोग बचपन में है ना यही सब करते थे, ठीक है ना। कि इसमें है ना, नहीं पेंसिल से छील छाल करके रखते थे उसमें, ठीक है। अब बुक में रखते थे, ठीक है, आगे जाके रबर बनेगा उसका, बहुत बड़ा रबर बनाएंगे, है ना। कढ़ाई में दूध डाल के रबर बनाएंगे, ऐसा कुछ है ना जी।
जो वही पेशे से है ना, मतलब ये था नहीं, जो हनी एक्सट्रैक्ट करता है ना, वो था, ठीक है, शहद सब निकालने वाला काम करता था ये, ठीक है। तो देखो शहद जो निकालता तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, बी हैव कभी देखोगे तुम नजदीक से तो ऐसा हेक्सागोनल दिखाई देगा। मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं है ना जी, वो ऐसा दिखाई देता है कुछ इस तरफ से, बी हैव। अब वो गौर किए होंगे कभी, है ना जी, कभी शहद वहद का जो प्रचार देता रहता है नेट पे, तो उसमें देखिए मधुमक्खी का छत्ता जो ऐसे दिखाएगा, बी हैव करके, ठीक है। तो है ना, इसने जो है ना, रॉबर्ट हुक ने इसने एक कॉर्क प्लांट को देखा था। इसने क्या किया, एक कॉर्क प्लांट आप सब जानते हैं। कॉर्क प्लांट जो देखते हैं कभी आप लोग, वो जो रैकेट खेलते हैं ना, है ना, वो रैकेट में जो नीचे बेस होता है, कॉर्क जो देखते हैं ऐसा कुछ खरीदिएगा कॉर्क, है ना, मेरे पास है कि दिखाना पड़ेगा, देखिए, है ना, सब बात ठीक है ना, तो हमको चेहरा लगता है कि नहीं देखिए, तो कॉर्क खेलते हैं ना हम लोग, तो कॉर्क में जो निचला निचला बेस जो था हल्का लगेगा देखने में, तो उसी को कॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने, है ना, कॉर्क प्लांट पे, है ना, स्टडी किया। उसके पास जो उसको, जब वो उसको देख रहा था ना, एक लेंस की मदद से देख रहा था, समझिए, तो देखा क्या, उसमें बहुत सारा ऐसा हनी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हनी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। पहले पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये ऐसा हनी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो उसने कहा क्या कि सर आपको जो सेल जो होता है ना, सेल, ये हनी क्यूब जैसा, मतलब ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। पर कोई आदमी उसके सामने पूछता था कि सर दुनिया का जो सबसे छोटा से छोटा यूनिट है जो लिविंग में पाया जाता है, वो कैसा दिखता है, तो वो बोलता था हनी क्यूब जैसा दिखता था, ऐसा लाइक इस तरह से दिखता था जी, ठीक है। और उसने इसका नाम दिया आपको, है ना, सेलुलाई या कुछ इस तरह से नाम दिया जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जन क्या बोलना चाहे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसने एक्चुअली में कॉर्क प्लांट को जो देख रहा था, तो कॉर्क प्लांट में उसको ऐसा बनावट दिखाई देता था, और इस बनावट को उसने क्या नाम दिया, सेलुलाई। और सेलुलाई से ही आ गया सर सेल, है जी, समझा रहा जन क्या होना चाहे। तो सेल जो मार्केट में आया है उसने सेलुलाई, मतलब सबसे पहली दफा सेल को डिस्कवर किसने किया, तो सेल को डिस्कवर किया था आपको, है ना, रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक नाम के जो व्यक्ति, एक बार देखो टाइम है कि टाइम आउट हो गया, हेलो, एक मिनट रुको, देख रहे हो, एक मिनट, एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो तो, है ना, एक बार कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए तो। मुझे आवाज आ रहा है ना, हेलो, कोई बोलो तो आवाज आ रहा है। Yes, sir. यस सर। एक मिनट स्टार्ट करते हैं। तो हम बोल रहे थे क्या, अब हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो सेल चैप्टर का थ्योरी, सेल सेल का डिफिनेशन पूरा हो चुका है जी, ठीक है। अब हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में पहली दफा सेल के बारे में कौन इंट्रोडक्शन दिया था, रॉबर्ट हुक नाम के बंदे ने दिया था। एक्चुअली में उसने नहीं, मतलब नहीं होता कि तुक्का लगाया था, उसका तुक्का बहुत ज्यादा बैठ गया था, ठीक है। उसने एक कॉर्क प्लांट पे स्टडी किया, और कॉर्क प्लांट पे जब उसने देखा ना, तो उसको आपको उसको जब जूम करके देखा, मतलब लेंस लगा के देखा, तो उसको ऐसा पिक्चर दिखाई देता था, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन करने वाले लोग के यहाँ जाओगे ना, तो वो लोग भी यही बोलेगा कि ऐसा ही सेल होता है, वो लोग सेल बोलता है। रानी का जो घर होता है ना, मधुमक्खी पालन के दौरान जो क्वीन होती है, क्वीन जिसमें शहद बनाती है, तो उसके घर को भी सेल कहते हैं, और वहीं से वो लोग मिला जुला के सेलुलाई शब्द ले आया था। सेलुलाई शब्द कहाँ से आया है, तो सर मधुमक्खी का जो घर होता है, छत्ता जो देखिए बी हैव, और मधुमक्खी के घर छत्ते में एक रानी का घर होता है, रानी का मतलब क्वीन का घर होता है, और उस घर को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस घर को हम लोग सेलुलाई के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और उसी से सेलुलाई, देखो लंबा चौड़ा जो नाम होता है उसको छोटा कर देते ना, आप लोग का भी बड़ा चौड़ा नाम होगा जी, लेकिन कभी भी आपका दोस्त पूरा नाम से बुला ही नहीं सकती है, वो आपके नाम को पूरा एकदम छोटा से छोटा कर देगी, कुछ और नाम डाल करके बुलाए। मेरा भी नाम बहुत लंबा है, ठीक है, सब हमको चंदू बुलाता है जी, ठीक है। तो समझ में आ रहा ना। तो पॉइंट ये है कि सर वैसे सेलुलाई से आते आते सेल रह गया जी, सेल, तो सेल के नाम से उसमें मार्केट में आ गया जी, ठीक है। पल्ले पर हम क्या बनाता है, अगर तुम हमसे पूछोगे ना कि सर सेल कहाँ कहाँ सुनने को मिलता है, ऐसे पूर्ण पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत जगह सेल सुनने को मिलेगा। एक बैटरी में भी सेल होता है, एक सेल मैंने बेचना भी होता है ना जी। हाँ, एक सेल होता है सर आपको वो जेल, है ना जी, जेल भी होता है ना। उसी तरह से एक सेल आता है सर आपको नहीं, रानी का घर, है ना जी, क्वीन का घर होता है। और एक सेल होता है सर आपको क्या, आपको है ना, जो जो अभी हम देख रहे हैं एनिमल में, मैंने ह्यूमन सेल या प्लांट सेल, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो सर सेल जो देखते हैं, सबसे पहली दफा सेल का डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। लेकिन सर एक्चुअली में इसने फेक डिस्कवरी किया था, इसने सेल को नहीं ढूंढा था, सेल वॉल को ढूंढा था। ये स्ट्रक्चर सेल वॉल को रिप्रेजेंट करता है। ये स्ट्रक्चर क्या है सर, आपको सेल वॉल है, सेल नहीं है। पहला बात, भारी बात यही है जी, ठीक है ना, नॉट डिस्कवर द लिविंग सेल। आप लोग से कोई पूछ देगा
कि क्या इसने जिंदा सेल को ढूंढा था, नहीं, ये मरा हुआ सेल को ढूंढा था। मरा हुआ सेल में क्या बच जाता है, सेल वॉल बच जाता है जी, ठीक है। जैसे आप कोई लकड़ी वगैरह देखते हो ना, कोई भी आप, है ना, कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट सब देखते हो, लकड़ी का जो बनाता है वो सेल वॉल होता है सर उसमें। नॉट डिस्कवर लिविंग सेल, नॉट डिस्कवर लिविंग सेल, इसने लिविंग सेल को नहीं ढूंढा था। यही तुम लोग याद रखोगे 9th के स्टूडेंट सब। आप लोग से कोई पूछ देगा कि क्या इसने लिविंग सेल को देखा था, एक्चुअली में सर इसने लिविंग सेल को नहीं देखा था। ये एक्चुअली में, है ना, एक्चुअली है ना, हिस्ट्री, है ना, आपको डेड सेल ऑफ कॉर्क प्लांट का ये इसने डेड सेल देखा था जी, ठीक है। कॉर्क प्लांट का जो मरा हुआ हिस्सा होता है उसको इसने देखा था। पहला याद हुआ हमें जी। अब दूसरा ये सर, आपको इसने आपको क्या देखा था, आपको, है ना, दैट सेल इज, है ना, दैट पार्ट हु लुक लाइक हनी क्यूब, है ना जी। ये हनी क्यूब जैसा जो दिखता है ना जी, हनी क्यूब जैसा दिखता है, लुक लाइक हनी क्यूब, है ना, इज एक्चुअली, है ना, इज एक्चुअली क्या है सर आपको, हनी, हाँ, हेक्सागोनल हनी क्यूब वही हो जाएगा, है ना। इज एक्चुअली क्या है सर आपको, एक्चुअली सेल वॉल था जी, एक्चुअली सेल वॉल। देखो लिखने समझाने में जितना टाइम लगता हो, आप लोग इसको एक्सट्रैक्ट करके याद कर सकती हो कि सर सबसे पहली बार मरा हुआ सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने, उसने सेल को नहीं देखा था, उसने कॉर्क प्लांट का सेल वॉल देखा था जी। इतना तो कॉर्क प्लांट का सेल वॉल कैसा दिखता है, हनी क्यूब लाइक दिखता है जी। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1600 ईस्वी की बात है ये जी, 1600 ईस्वी के आसपास में ये सब बात हुआ था जी। सबसे पहली दफा लिविंग सेल कौन देखा था, तो सबसे पहली दफा लिविंग सेल एंटन वॉन लीवेनहुक ने देखा था ना, एंटन वॉन लीवेनहुक ने, ना जी, लीवेनहुक ने आपको ये देखा था जी, ठीक है। लीवेनहुक देखेगा ना, लीवेनहुक नाम के व्यक्ति ने सबसे पहली दफा लिविंग सेल को देखा था। और लिविंग सेल के तौर पे क्या देखा था, तो इसने 3 चीज को देखा था लिविंग सेल के तौर पे। इसने आपको बैक्टीरिया को देखा था, है ना जी, उसके बाद आरबीसी को देखा था, आरबीसी को, और स्पर्म को देखा था जी, स्पर्म को। क्लियर है जन क्या बोलना चाह रहे हैं। ये 3 तरह का लिविंग सेल को इसने देखा था। ये खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था। हम लोग जो सिंपल माइक्रो, बचपन में जो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा वाला माइक्रोस्कोप देखी हो जिसमें एक ग्लास लगा रहता है ना जी, ऐसा वाला माइक्रो जिसमें एक शीशा रहता है ना, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली दफा मैग्नीफाइंग ग्लास इसी आदमी ने बनाया था, है ना। सबसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, एंटन वॉन लीवेनहुक को ही जाता है। ये दुनिया का सबसे पहला छोटा सा सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। ऐसी सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से उसने बैक्टीरिया को चलते देखा, है ना, दही वाला बैक्टीरिया को चलते देखा, है ना। उसके बाद आरबीसी को दिखाया और स्पर्म को भी दिखाया जी, ठीक है। दिमाग लगा रहा है। आज तुम लोग बना सकते हो ना माइक्रोस्कोप, लेंस आराम से, जितना भी तुम पत्थर को घसोगी ना, उसका आपको पावर कितना बढ़ता जाता है। जैसे आप लोगों का जो चश्मा तैयार हुआ होगा, उसको देखोगे वो लोग घसता रहता है एक जगह पे, है ना जी। जहाँ पे आपको पावर नहीं दिखता है उसको घसा जाता है, उससे पावर क्या आता है, ग्लास का बढ़ जाता है। उसने क्या किया था, उसको अच्छे से शीशा को घसते गया तो पावर ऑफ ग्लास बढ़ते चला गया, 1000x का हो गया ये। इसकी मदद से उसने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सॉरी आरबीसी, स्पर्म और बैक्टीरिया को देख लिया था जी, ठीक है। ये बहुत अच्छा आदमी था, इसने लिविंग सेल को देखा था जी। तुम लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। असली मिस्टेक तुम कर दोगी तो पुनः क्वेश्चन चला जाएगा। पहली बार मरा हुआ सेल को कौन देखा था, इसने, और जिंदा सेल को देखा तो इसने देखा जी, ठीक है। याद हो गया सब आदमी को। उसके बाद इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी माना जाता है। बैक्टीरिया पे खूब रिसर्च किया था उन्होंने ना जी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी माना जाता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब छोटे छोटे सेल का स्टडी किया था, फादर ऑफ, है ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, है ना जी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पे भी देखा गया था सर। जैसे जैसे देखो, आप तो तुम लोगों को क्लू मिल गया ना कि अगर हम जितना पावर वाला लेंस बनाएंगे सर, उतना डिटेल स्ट्रक्चर कर सकते हैं किसी सेल का। कोई भी सेल का तुम बढ़िया से स्ट्रक्चर निकालना चाहती हो, पावर वाला आप मैंने कि माइक्रोस्कोप का खोज करती जाओ। तो लोग सब जितना माइक्रोस्कोप का खोज करते चला गया, है ना। इसके बाद आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर फेस कॉन्ट्रास्ट, फिर उसके बाद, है ना जी, आपको नहीं कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आया। उसके बाद, है ना, जिसमें आपको एक बायोल्यूमिनेसेंस माइक्रोस्कोप आया, आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आया, ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का खोज होते गया सर, सेल का डिटेल स्ट्रक्चर पता चल गया। आज हम लोग सेल के अंदर में डीएनए तक झांक लेते हैं, मतलब सेल के अंदर में डीएनए कैसा दिखता है ये भी पता लगा लेते हैं सर, ठीक है जी। मतलब एक सेल के अंदर ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक सेल कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है। इस छोटे से सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब पता लगा लेते हैं सर बाय द डिस्कवरिंग ऑफ सच डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। 1821 में एक रॉबर्ट ब्राउन, देखना स्पेलिंग में अंतर है, ये रॉबर्ट हुक है, एक रॉबर्ट ब्राउन नाम का व्यक्ति है जी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन नाम का व्यक्ति ने न्यूक्लियस का खोज किया था जी, ठीक है, डिस्कवर न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस तो पहले से था, उसका खोज कौन किया था, डिस्कवर न्यूक्लियस, है ना। ये आपको किया था सर, आपको रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति ने खोज किया था। ये सब बात हिस्ट्री है, पूछता है जी, हिस्ट्री भी
यही गंदा पार्ट है आपको बायोलॉजी में। बहुत बच्चा बायोलॉजी इसलिए नहीं देता कि उसको रटना पड़ता है नाम सब, रटिए इसको, क्या कर सकते हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ नहीं रटना है, डेट ऑफ अचीवमेंट रखना है कि 1821 में, है ना, ये इसने आपको डिस्कवर किया था। ये भी बात याद हो गया सब आदमी को। अब देखो बस 5 मिनट में छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में पेन आ चुका है, मान लीजिए ये पेन मार्केट में आ चुका है, हम नहीं बनाए, मार्केट में आया है, एक कैमलिन नाम का कंपनी है जो एक कलम को बनाया है, ठीक है, मार्केट में आया है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि पेन का डिस्कवर कोई और आदमी किया है, पर मार्केट में आने के बाद तुम इस पर रिस्पॉन्स लेती हो ना, ये अच्छा पेन है, खराब पेन है, ज्यादा महंगा पेन है, ऐसे बोलते हैं ना जी, ठीक है। कोई भी सामान नया चीज आता है मार्केट में तो आप उस पर कमेंट करते हो। जैसे तुम फ्लिपकार्ट से सामान मंगाओगी तो उस पर कहता है कि अपना रिव्यू दीजिए कि कितना रिव्यू, 5 स्टार है या 2 स्टार, ऐसे करके। तो वैसे ही करके जब मार्केट में सेल आ गया था, तो सेल लोग सब जान गया था कि हाँ सेल कुछ है, सेल है। तो इस तरह से जब सेल आ गया तो सेल का प्रॉपर्टी का डिस्कशन होने लगा था। लोग सब सेल के बारे में ये सब कमेंट करता था कि सेल चल सकता है, सेल दौड़ सकता है, सेल उड़ सकता है, सेल खा सकता है, इसे करके बहुत सारा कमेंट सब करना शुरू किया गया जी, ठीक है। उसमें से सबसे बेस्ट कमेंट इनका था, तो आपको एम सिलेंडन नाम के व्यक्ति का था, और थियोडोर स्वान नाम के व्यक्ति का कमेंट बढ़िया था जी। उसने बहुत बढ़िया बात बोला था कि सेल ये कर सकता है जी। मतलब लोग, जैसे हम 5 आदमी 4 आदमी हम लोग है ऑनलाइन पे, जितने भी बच्चे हो, सब आदमी मिलकर कहे भाई पेन के बारे में बोलना शुरू करो, तुम सब कुछ ना कुछ बोलोगी, ठीक है जी। एक ऑब्जर्वर आदमी है और वो देखेगा हम जो बोलेंगे जो मेरा ज्यादा वैल्यू होगा ना, क्योंकि हम आप लोग से ज्यादा मेरे पास डिग्री है, मेरे बात जो सुनेगा तो कहे हाँ इसका बात अच्छा लगा हमको। या आप लोग में भी से कोई हो सकता है जो अच्छा बात बोले इसके बारे में, है ना, तो उसके बातों को लेकर के वो लिख देता है कि इसके अकॉर्डिंग ये था, है ना जी। तो वही बात जब मार्केट में सेल आ गया था सर, तो लोग सब सेल के बारे में कमेंट करते थे कि सेल ये है वो है। तो सबसे बढ़िया कमेंट किसका था? एम सेल्डन नाम के व्यक्ति का और थियोडोर स्वान नाम के व्यक्ति का जी। इनके कमेंट को नाम दिया गया सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी, है ना, द समथिंग डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेल, है ना, सेल के बारे में कुछ बताया गया आपको एम सिलेंडन और थियोडोर स्वान के द्वारा भी, ठीक है। तो आप दोनों को ये मतलब ये दोनों नाम याद रखना आप सबको कि एम सिलेंडन और थियोडोर स्वान नाम के व्यक्ति ने 1839 में एक थ्योरी दिया था जिसका नाम दिया गया था सेल थ्योरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल थ्योरी, मतलब सेल थ्योरी उसके अबाउट में कहा गया था जी, ठीक है। इसको कल देखते हैं, ठीक है। आने दीजिए इसी तरह से। आप ऐसा बारिश होगा तो आ सकती हो। अब कल जो बारिश हो गया था, कल भी हम किसी को मैसेज नहीं किए थे और हमको एक्सपेक्ट नहीं था इतना तेज बारिश होगा। अब तेज बारिश हुआ तो हम क्या करें, आप जाके सो गए, ठीक है। सब फोन किसी का तुम्हारा साथ आया था नहीं, किसी का कोई फोन आया था जी, ठीक है। वही ना, बहुत तेज बारिश हो रहा था। लेकिन ऐसा बारिश तो आ सकती हो, है ना। आइएगा तो माइक्रोस्कोप सब कल दिखाएंगे आपको हम, ठीक है। जो नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऐसे भी पढ़ने का जिसको इच्छा है। पर ये टाइम चेंज कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन हो जाने दीजिए। आप लोग में से बहुत बच्चा छोड़ेंगे भी, तो सब बच्चा थोड़े पढ़ेगा मेरे से, ठीक है। कुछ बच्चा छोड़ेगा भी तो, ठीक है। इसलिए 3-4 दिन देख लेते हैं, है ना। उसके बाद एक अप्रोप्रिएट टाइम निकाल देंगे जिससे आप सबको फायदा हो, ठीक है, या आप सबके लिए सुटेबल हो। लेकिन अभी 3-4 दिन यही टाइम रहेगा। ऐसा बारिश हो तो आप पढ़ने आना है, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आ जाइए तो पक्का पढ़ा देंगे, नहीं भगाएंगे, है ना। बहुत मूसलाधार बारिश हो जाता, तब आ जाओ तो वह बहादुर है, तब तो इनाम देंगे। कल जैसा बारिश होता वैसा नहीं, आज जैसा बारिश हो इस पे आ सकते हैं आप लोग। छाता लेके आइए, या नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आपके पास विकल्प है, घर पे बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रहने दीजिए यहीं तक, है ना। कल मिलते हैं, आप कल माइक्रोस्कोप, ठीक है, रहने दो।